बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज इस चैप्टर का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं। देखिए जी स्टूडेंट्स, अगर हम वर्ड पर गौर करें तो ये जो यूनि है इसका मतलब होता है एक, यानी के वन। और ये जो सेलुलर वर्ड है ये सेल से निकला हुआ है, यानी इस यूनिसेलुलर का मतलब होता है वन सेल या एक सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? आपकी दुनिया में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है। एक से ज्यादा सेल उनकी बॉडी में है ही नहीं, वो सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल है, उनकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बनी हुई है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल पाया जाता है उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्या होगा जी? ऑर्गेनिजम्स which are made up of ओनली वन सेल। ये इसकी डेफिनेशन होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जानदार जो सिर्फ एक ही सेल से बने हुए होते हैं। ऐसे जानदार जो सिर्फ एक ही सेल से बने हुए हों, जिनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है, उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एक बात। दूसरी बात, दे आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज। दे आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज, यानी कि इनका साइज इतना छोटा होता है। जाहिर बात है एक सेल से बने हुए हैं ये, तो इनका साइज इतना छोटा होता है कि ये आपको नॉर्मल आंखों से, नेकेड आईज से ये बिल्कुल नजर नहीं आते। अगर आपने इनको देखना है तो एक डिवाइस आती है जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। उस डिवाइस के जरिए इनको देखा जाता है। तो ऐसे साइज को जो कि आपको नॉर्मल आंखों से नजर नहीं आते, माइक्रोस्कोप से देखना होता है, उनको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक इन साइज। याद होगा आपने, हमने बायोलॉजी की 3 मेजर ब्रांचेस पढ़ी थी, जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। वहां माइक्रोबायोलॉजी में हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जिक्र किया था। वो क्या होते हैं? वो यही तो होते हैं, माइक्रोस्कोपिक इन साइज। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होगा? ऐसे जानदार, आपकी दुनिया में पाए जाने वाले ऐसे जानदार जिनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है, उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इनका साइज माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी कि इनका साइज इतना छोटा होता है कि ये आपको नॉर्मल आंखों से नजर नहीं आते। इनको देखना है तो आपको माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसकी एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास इस दुनिया में बहुत सारे किस्म के जो हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बेतहाशा है, ये अपनी एक दुनिया है। ये एक ऐसी दुनिया है जो आपकी नजरों से ओझल है, आपको नजर नहीं आ रही होती। आपके आसपास, हवा में, जमीन पर, पानी में, आपकी चीजों में, आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल पे, टेबल पे, हवा में, पानी में, हर जगह ये ऑर्गेनिजम्स मौजूद है। लेकिन चूंकि साइज छोटा है, नजर नहीं आ रहे, तो आपको लगता है शायद ये है नहीं। लेकिन इनकी अपनी एक दुनिया है। ये आप ही की दुनिया में आपसे नजरों से ओझल होके रह रहे हैं। तो बहुत सारे किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मिसाल के तौर पे एक होता है बैक्टीरिया। अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, बुरे बैक्टीरिया भी होते हैं। अच्छे बैक्टीरिया से हम फायदा हासिल करते हैं, बुरे बैक्टीरिया हमें नुकसान पहुंचाते हैं, बीमार कर देते हैं। इसी तरह एक होता है पैरामेशियम। पैरामेशियम। इसी तरह एक होता है यूग्लेना, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेन या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्लेमोडोमोनास होता है। और एमीबा होता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखी है मैंने, मैं आपको इनकी पिक्चर्स दिखा देता हूँ। बैक्टीरिया, पैरामेशियम, यूग्लेना, क्लेमोडोमोनास, एमीबा, दे ऑल आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है, एक से ज्यादा इनकी बॉडी में सेल नहीं होता। अब ये है बैक्टीरिया। ये देखें, रॉड शेप, कई किस्म का होता है बैक्टीरिया। रॉड शेप भी होता है, गोल भी होते हैं, ठीक है जी, कॉमा की तरह का शेप भी होता है इनका। ये बैक्टीरिया है। या आपके ये वही बैक्टीरिया हैं जो अक्सर हमें बीमार भी कर देते हैं। इनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं और फायदेमंद भी होते हैं। हम इनसे चीजें भी बनाते हैं, प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। इसी तरीके से आपको पैरामेशियम दिखाऊं मैं अगर, तो इट इज पैरामेशियम। ये देखें जी, ये पैरामेशियम होता है।
ये साइज हमने एक माइक्रोस्कोप से लिया हुआ है, अदरवाइज ये माइक्रोस्कोपिक है, यूनिसेलुलर, इतना छोटा कि आपको नॉर्मल आंखों से नजर नहीं आता। ठीक है, ये पानी वगैरह में पाए जाते हैं, एक्वेटिक्स होते हैं, ज्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक्वेटिक होते हैं। ये देखें आप, पैरामीशियम। इसी तरीके से जिस एग्जाम्पल को हमने पढ़ना है डिटेल में वो है एमीबा। इस एमीबा को हमने डिटेल में पढ़ना है, ये इसकी डायग्राम नोट कर लिएगा, एक हम डायग्राम ले भी लेंगे अभी। ठीक है जी, ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, पानी में पाया जाता है, ठहरे हुए पानियों में ये मौजूद होता है। इतना छोटा एक सेल है, बस देख लें इसकी बॉडी में सिर्फ ये एक ही सेल है। ठीक है, तो ये एमीबा की अब हम बात करते हैं। सो ये हो गया जी स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी साइज कुछ ज्यादा ही छोटा है, इतना छोटा कि वो आपको नॉर्मली नजर नहीं आते, एक सेल पर मुश्तमिल इनकी बॉडी होती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिर्फ एक ही सेल होता है उनको आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हो। मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया, पेरामेशियम, यूग्लेना, क्लेमोडोमोनास और एमीबा। अब इसमें हम जरा डिटेल में स्टडी करेंगे थोड़ा एमीबा की। एमीबा की हम डिटेल में स्टडी करते हैं। मैंने अभी आपको इसकी पिक्चर दिखा भी दी, एक रैंडम पिक्चर हम ड्रॉ भी कर लेंगे। पहली बात है एमीबा की, एमीबा की अगर हम यहाँ पे करेक्टर्स लिखें तो सबसे पहला करेक्टर क्या है जी कि ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में खाली एक ही सेल मौजूद होता है। दूसरा करेक्टर है कि ये एक्वेटिक होता है। ये आपको कहाँ मिलेगा? स्टैग्नेंट वाटर में मिलता है। ये स्टैग्नेंट वाटर में ये पाया जाता है। स्टैग्नेंट वाटर कहते हैं जी ऐसे पानी को जो ठहरा हुआ होता है, जो रुका हुआ होता है। अगर आप समंदर में जाते हैं तो समंदर का पानी स्टैग्नेंट नहीं होता, वो मूव कर रहा होता है, मोशन में होता है। लेकिन अगर आप झील पे जाते हैं, स्विमिंग पूल में जाते हैं, तो वो जो पानी होते हैं दरिया का, झील का, तो वो जो है वो ठहरे हुए होते हैं। तो पॉन्ड वगैरह जो होते हैं उनमें ये पाया जाता है, पॉन्ड्स वगैरह में, ठहरे हुए पानियों में ये पाया जाता है। दो करेक्टर हो गए। तीसरा, अगर हम इसके शेप की बात करें तो इसका इर्रेगुलर शेप होता है। इर्रेगुलर शेप होता है। इर्रेगुलर का मतलब होता है कि कोई इसका फिक्स शेप नहीं है, कोई इसका एक फिक्स शेप नहीं है। अभी आपको मैंने तीनों की डायग्राम दिखाई। मैंने आपको बैक्टीरिया दिखाया, आपने देखा बैक्टीरिया का एक फिक्स शेप था जी, ऐसा ऐसा था। अब आप इसको सुबह देखेंगे, दोपहर में देखें, रात में देखें, आपको इसका यही शेप नजर आएगा। इसका एक फिक्स शेप है, इस शेप को हम कहते हैं रॉड शेप। सिमिलरली आपने जो है वो ये पैरामेशियम भी देखा भी आपने, पैरामेशियम का ये शेप था, स्लीपर शेप कहते हैं इसको हम। आप सुबह देखोगे पैरामेशियम को, जब भी देखोगे आपको वो इसी शेप का नजर आएगा। लेकिन एमीबा की जब मैंने आपको डायग्राम दिखाई, आपने देखा हर डायग्राम में उसका एक अलग अलग शेप था। किसी डायग्राम में वो ऐसा बना हुआ था, किसी डायग्राम में वो ऐसा बना हुआ है। इसका डिफरेंट शेप होता है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, लिहाजा इसके शेप को हम क्या कहेंगे? इर्रेगुलर इन शेप। ठीक है जी। अब इसका इरेगुलर शेप क्यों होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये तीन जरा करेक्टर दोबारा नोट कर लें। पहला, एमीबा जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी इसकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है, ये देख लीजिए सिर्फ एक सेल। दूसरा, स्टेगनेंट वाटर्स में पाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड्स वगैरह। और तीसरा, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। अब हम इसके सेलुलर स्ट्रक्चर या इसकी बॉडी या इसके सेल की बात करें तो ये हम ड्रॉ कर लेते हैं जी। एक ऐसा रैंडम शेप का एमीबा हमने ड्रॉ कर लिया, रेगुलर शेप का एमीबा हमने ड्रॉ कर लिया। इसकी ये जो आउटर मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है, जो अभी मैंने रेड कलर से ड्रॉ की है, जहां समझ लो आप एमीबा की बाउंड्री है, जहां से एमीबा स्टार्ट हो रहा है, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इसकी आप समझ लें इसकी वॉल है, इसकी स्किन है, या इसकी बिल्कुल आउटर लेयर, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन से ये एमीबा स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये सारा ये जो भरा हुआ है, इसको आप कहते हो साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन किससे फील हुआ हुआ है? साइटोप्लाज्म से फील हुआ हुआ है। इस साइटोप्लाज्म से भरा हुआ होगा पूरा एमीबा आपका। अब ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये जेल टाइप का होता है, लिक्विड नहीं होता, जेल टाइप का होता है, गाढ़ा गाढ़ा विस्कुअस टाइप का होता है। विस्कुअस का मतलब होता है गाढ़ा। तो ये जो साइटोप्लाज्म है ये विस्कुअस होता है, गाढ़ा, कैसा? जेल टाइप का, जेल टाइप। ठीक है जी। तो ये अमीबा है। आपके अमीबा की जो बाउंड्री है उसको आप सेल मेम्ब्रेन कहते हो। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर विस्कुअस जेल टाइप का साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। अब उसके बाद आपको इस साइटोप्लाज्म के अंदर, हमने साइटोलॉजी पढ़ा था, मैंने आपको सेल के बारे में बताया था कि सेल जो होता है एक बॉल की तरह आप कंसीडर कर लो, और अंदर सेल भरा हुआ होता है, बिल्कुल ऐसा ही है।
ये एमीबा है, अंदर इसके साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। मिसाल के तौर पे एक ऐसा गोल स्ट्रक्चर पाया जाता है इसके साइटोप्लाज्म में, उसको आप कहते हो न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, बॉल की तरह का है ये न्यूक्लियस। और ये पूरे सेल को, पूरे एमीबा को कंट्रोल कर रहा होता है। यूं कह सकते हो आप कि ये पूरे एमीबा का दिमाग, ये पूरे एमीबा को कंट्रोल कर रहा होता है। काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है ये न्यूक्लियस। उसके अलावा और भी ऑर्गेनल्स होते हैं, और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडीज होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। लेकिन अभी हमने चूंकि सेल को डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ, इन ऑर्गेनल्स के बारे में हमने डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ, तो अभी हम इसको इग्नोर कर देते हैं। बस यहाँ लिख देते हैं कि अदर सेल ऑर्गेनल्स भी साइटोप्लाज्म में होंगे, अदर सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो हम जब चैप्टर जो सेल वाला चैप्टर है, जब हम वो पढ़ेंगे तो तब हम देखेंगे कि हमारे पे ये जो सेल होता है या ये जो एमीबा है, इसके साइटोप्लाज्म में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तब मैं आपको बताऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडीज होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होते हैं, और सब का मैं आपको काम बताऊंगा। बहरहाल ये बात याद रखिएगा कि जो आपके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सब एमीबा में मौजूद होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, गोल्जी बॉडीज भी होंगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वगैरह सब मौजूद होंगे। उसके बाद इसका ये जो साइटोप्लाज्म होता है, ये जो आपको अंदर इसका सारा जेल टाइप का साइटोप्लाज्म मिलेगा, ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ होता है। अब इसको हम दूसरे कलर से ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड हुआ होगा, यानी कि मैं भी आपको दिखाता हूँ। पहले ड्रॉ कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसका ये जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, वो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है। जो बाहर वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा बिल्कुल साफ होता है, इसमें आपको कोई दाने दाने नजर नहीं आते। इसको हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। कहाँ गया पॉइंटर, ये रहा। इसको हम क्या कहते हैं, एक्टोप्लाज्म। कम होता है, सेल मेम्ब्रेन के फौरन बाद साइटोप्लाज्म का पहला हिस्सा आ रहा है एक्टोप्लाज्म। मैंने कुछ ज्यादा ही लंबी डंडी कर दी, एक मिनट में यहाँ से मिटा देता हूँ। ये जो हिस्सा है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के बाद जो साइटोप्लाज्म होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है, उसमें कोई आपको दाने दाने से नहीं मिलते, इसको हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। और उसके बाद जो अंदर है, जहां न्यूक्लियस भी मौजूद है, जहां सारे सेल ऑर्गेनल्स मौजूद है, वो वाला साइटोप्लाज्म आपको ग्रैन्युलर दिखता है। ऐसा दाने दाने वाला दिखेगा आपको, उसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, इस वजह से वो आपको ऐसा दिख रहा होता है। और इस ग्लैन्युलर वाले साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं एंडोप्लाज्म। तो ये इसका एक सेल, एमीबा के सेल का स्ट्रक्चर हो गया। बस एक ही सेल है, यूनिसेलुलर एक ही सेल है, तो ये उसका स्ट्रक्चर है। बाहर क्या मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या पैक हुआ हुआ है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म दो हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है। जो आउटर साइटोप्लाज्म है वो स्मूथ होता है, उसको आप एक्टोप्लाज्म कहते हैं। और जो अंदर वाला साइटोप्लाज्म है वो ग्रैन्युलर होता है, दाने दाने उसमें मौजूद नजर आ रहे होते हैं आपको, एंडोप्लाज्म कहते हैं। और इस साइटोप्लाज्म में तमाम ऑर्गेनल्स होते हैं न्यूक्लियस को मिला के। न्यूक्लियस भी इसमें मौजूद होता है, उसका जो क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियस के अंदर होगा, और ये पूरा एक एमीबा का सेल हो गया। सो एमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाता है, इररेगुलर इसका शेप है, और ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब बात करते हैं कि इसका इररेगुलर शेप क्यों है। बैक्टीरिया का शेप फिक्स है, पैरामीशियम का शेप फिक्स है, लेकिन एमीबा का इररेगुलर शेप क्यों है। ये आपको एमीबा का जो इररेगुलर शेप मिलता है वो इन स्ट्रक्चर्स की वजह से होता है। इनको हम कहते हैं सीडोपोडिया। सीडोपोडिया। आप लोगों ने जेल देखा होगा, या आजकल बड़ा मशहूर सी एक चीज चलती है, स्लाइम। आपने स्लाइम देखा होगा, स्लाइम बॉल की तरह आप बना लो, फिर आपने उसको पकड़ के एक तरफ से खींचा तो उसमें एक उंगली की तरह का स्ट्रक्चर बन गया और उसकी बॉल का शेप खत्म हो गया। ठीक है, मिसाल दे, मैं आपको नीचे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज करें आपने ये स्लाइम लिया हुआ है, ठीक है, बॉल शेप का नजर आ रहा है, लेकिन स्लाइम हमें पता है जी विस्कोस टाइप का होता है। तो अगर हम इसको यहाँ से पकड़ के खींचेंगे तो एक ऐसी उंगली सी निकल आएगी, और अब इसका शेप गोल नहीं है, अब इसका शेप चेंज हो गया। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है एमीबा के साथ। एमीबा का ये सेल है जी, एमीबा का। एमीबा चाहे ना जब चाहे जहां से चाहे अपनी सीडोपोडियन निकाल लेता है। मिसाल के तौर पे उसने जो है वो यहाँ से सीडोपोडियन निकाली,
और ये एक सीडोपोडिया यहाँ बना ली, एक सीडोपोडिया इसने यहाँ बना ली, एक सीडोपोडिया इसने यहाँ बना ली, एक सीडोपोडिया इसने यहाँ बना ली। और अब इसका शेप देखें कैसा हो गया। अब इसका शेप कुछ इस तरह का हो गया। इस तरह ये सीडोपोडिया अपने साइटोप्लाज्म, अपने जो सेल मेम्ब्रेन है वहां से ये सीडोपोडिया निकाल देता है, फिर खत्म भी कर देता है, वापस कम कर देता है, जिससे इसका शेप चेंज हो जाता है। अब थोड़े बाद अब आप जब देखोगे तो वो अपनी इस सीडोपोडिया को खत्म करा हुआ होगा, कहीं और से सीडोपोडिया निकाल लेगा। तो अब इसका कुछ इस तरह का शेप बन गया, सपोज करें। तो ये इन सीडोपोडिया की वजह से ये जो आपको नजर आ रही है ये उंगलियों के तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इसी तरह एक ये रहा और एक ये रहा, ये जो उंगलियों के तरह के स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम कह रहे होते हैं सीडोपोडिया। ये सीडोपोडिया बना देते हैं, कभी सीडोपोडिया को खत्म कर देते हैं, कहीं से भी निकाल लेते हैं, कहीं से भी ये खत्म कर देते हैं, जिससे इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। अब ये सीडोपोडिया क्यों बना रहे हैं, अगली बात हमारी होगी कि ये सीडोपोडिया का क्या रोल है जिसकी वजह से इन्होंने अपना शेप कुर्बान कर दिया। ये जो सीडोपोडिया बन रहा है इसका काम क्या है। दो काम होते हैं जी, एक तो इस सीडोपोडिया की मदद से ये लोकोमोशन करते हैं, मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह स्विमिंग करेंगे तो इन सीडोपोडिया की मदद से। और दूसरा काम होता है जी फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, ठीक है जी। ये दो काम करते हैं। पहला काम ये सीडोपोडिया की मदद से, एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको एक जीआईएफ दिखाऊंगा ना, उससे फिर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये जो सीडोपोडिया बन रहे हैं ये सीडोपोडिया की मदद से मूव करता है। मूव को आप कह रहे होते हो लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है, मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, स्विमिंग करना। और फैगोसाइटोसिस नाम के प्रोसेस के जरिए ये अपने फूड को कैप्चर करता है। ये फूड को, अपना जो फूड होगा इसका, छोटे छोटे बैक्टीरिया, पैरामेशियम वगैरह इसके फूड होते हैं, ये उस फूड को कैप्चर करके अपने सेल के अंदर लाने के लिए इन सीडोपोडिया को इस्तेमाल करता है। और इस फूड कैप्चर का ये जो प्रोसेस है इसको हम कह रहे होते हैं फैगोसाइटोसिस। जैसे कि अगर सपोज करें यहाँ एक फूड इसका मौजूद है तो ये अपने इन सीडोपोडिया को डिवेलप करता है, डिवेलप करके फिर थोड़ा और बढ़ाता रहता है और ये ट्रैप करने की कोशिश करेगा अपने इस फूड को। इस प्रोसेस को आप कह रहे हो तो फैगोसाइटोसिस। लेट मी गिव यू एग्जांपल, इस वीडियो को देखो जरा आप। ये एक एमीबा है और इसके सामने ये इसका जो है फूड है। देखें अभी अपने इस फूड के अराउंड अपने सीडोपोडिया को इंक्रीज करता जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और ये उसने अपने फूड को ट्रैप कर लिया। ट्रैप कर लेता है तो अब ये जो इसके फूड का ये जो अंदर आ गया पोर्शन, इसको आप कह रहे होते हो फूड वैक्यूल। अब ये फूड वैक्यूल बन गया, ये जो हिस्सा बन गया ना फूड वैक्यूल बन गया। इस प्रोसेस को आप कह रहे होते हो फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये दो काम जो है वो सीडोपोडिया से करता है, एक लोकोमोशन, दूसरा फैगोसाइटोसिस। इन दोनों की मदद से जो है ये सीडोपोडिया, इन दोनों कामों के लिए सीडोपोडिया बनाता है। और सीडोपोडिया बनाने की वजह से इसका जो है वो कोई फिक्स शेप नहीं होता। सो दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आज की क्लास को थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है, उनको आप कहते हो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उर्दू में मतलब क्या बन जाएगा, एक सेल वाले जानदार। ये माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं, यानी इनका साइज इतना छोटा है कि आपको नॉर्मल आंखों से नजर नहीं आता, आपने माइक्रोस्कोप को यूज करके इनको देखना होता है। बेतहाशा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आपकी इस दुनिया में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया, पैरामेशियम, यूग्लेना, क्लेमोडोमोनास, एमीबा। इनमें से हमने एमीबा को स्टडी किया। एमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल इसकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है, स्टैग्नेंट वाटर में जैसे कि पॉन्ड्स वगैरह के अंदर ये पाया जाता है। कोई फिक्स शेप नहीं होता इसका, आप जब भी इसको देखोगे एक डिफरेंट शेप के साथ ही आपको दिखेगा। इसकी बॉडी में जो बिल्कुल बाउंड्री है उसको आप सेल मेम्ब्रेन कहते हो। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जेल टाइप का साइटोप्लाज्म इंक्लोज हुआ हुआ है। साइटोप्लाज्म के दो हिस्से होते हैं, बाहर वाला साइटोप्लाज्म बिल्कुल क्लियर सा नजर आता है, एक्टोप्लाज्म कहते हैं। और जो अंदर वाला ज्यादा बड़ा पोर्शन है साइटोप्लाज्म का, जो आपको ग्लैन्युलर नजर आता है, दाने दाने टाइप का, उसको आप कहते हो एंडोप्लाज्म, ठीक है। ये देख लो आप, ये बाहर एक्टोप्लाज्म बहुत पतला सा है, ये जहां पे मेरा माउस चल रहा है ना, ये सारा एक्टोप्लाज्म है।
और ये जो इसका आपका ग्रेन्युलर पोर्शन नजर आ रहा है, ये सारा इसका एंडोप्लाज्म है, और ये जो बिल्कुल इसकी आउटर लेयर है, ये सेल मेम्ब्रेन है। उसके अलावा आपको इस सेल में, इस एंडोप्लाज्म के अंदर आपको इसके तमाम ऑर्गेनल्स मिलेंगे न्यूक्लियस समेत। इसका शेप फिक्स क्यों नहीं है, इरेगुलर शेप इसका क्यों है, क्योंकि ये सीडोपोडिया बनाता रहता है, खत्म करता रहता है, बनाता रहता है, खत्म करता रहता है, जिसकी वजह से इसका शेप फिक्स नहीं होता। सीडोपोडिया ये दो काम के लिए बनाता है, एक फॉर स्विमिंग मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये सीडोपोडिया डेवलप करता है, और अपने फूड को कैप्चर करके सेल के अंदर लाने के लिए ये जो है वो सीडोपोडिया को यूज करता है। अब ये जो फूड कैप्चर करके अंदर ला रहा है, जिसको मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू दिखाया, इस प्रोसेस को आप कह रहे हो तो फैगोसाइटोसिस। दोबारा देख लेते हैं एक दफा वीडियो। और क्या करता है जी, एमीबा अपने फूड को सेंस कर लेता है, फिर उसके अराउंड अपने सीडोपोडिया को डिवेलप करना शुरू करता है। जैसे ही सीडोपोडिया अंदर आने की, वो फूड जो इसका अंदर आने लग जाता है, तो ये अपने सीडोपोडिया को घुमाकर पीछे की तरफ से बंद कर देता है, फूड इसका अंदर आ जाता है। अब ये जो फूड इस स्पेस में पैक हुआ हुआ है, इस स्पेस को आप कह रहे हो फूड बैग। फिर अब ये फूड इसका अंदर आ गया सेल के अंदर, ये एंजाइम्स की मदद से इसको तोड़ता है, खाता पीता है और ऐश करता है।